चलो भाई स्टार्ट करें। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आ जाइए। चलिए दोस्तों, सब वेरी 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 गुड इवनिंग। और स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना बहुत ही प्यारा सा सब्जेक्ट का रिवीजन, जिसका नाम है लॉ। और उसके अंतर्गत जो चैप्टर अपन चालू करने जा रहे हैं वो अब है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। चलिए, तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो है दोस्तों ये आया 1 जुलाई 1930 पे। किसके घर आंगन में पला बड़ा है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। इसके बाद जो है भाई 22 सितंबर 1963 में इसमें से इंडियन वर्ड भी अलग कर दिया गया था, क्योंकि पहले से बोलते थे इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, अब इससे से बोला जाता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। अगर हम बात करें भाई ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में सेल का मतलब क्या होता है, तो सेल का बेसिक मतलब होता है दोस्तों ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। क्या बोलेंगे? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ठीक है, इन कंसिडरेशन ऑफ प्राइस, इन कंसिडरेशन ऑफ प्राइस। तो जब भी आप ओनरशिप लेते हैं और बदले में क्या देते हैं बताइए? प्राइस देते हैं। उस कंसेप्ट को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? दैट इज सेल्स। तो सेल्स का बेसिक मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन एक्सचेंज ऑफ मनी या इन एक्सचेंज ऑफ प्राइस। दैट इज नोन एज व्हाट? सेल्स। सेल्स के बाद गुड्स दिख रहा है भाई। गुड्स का मतलब क्या होता है? तो बेसिकली गुड्स का मतलब होता है दोस्तों क्या? ऑल मूवेबल आइटम। क्या बोलते हैं? ऑल मूवेबल आइटम एक्सेप्ट मनी एंड एक्शनेबल क्लेम। और एक्ट का बेसिक मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन विच आर पास बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। अब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंतर्गत अगर हम बात करें तो भाई सेल्स जब भी होती है या सेल्स वहां पर हो रही है तो कुछ एलिमेंट्स का होना जरूरी है। जैसे पहला एलिमेंट हमारे बीच में है दोस्तों बायर एंड सेलर। पहला एलिमेंट कौन है? बायर एंड सेलर। अगर सेल्स हो रही है तो वहां पे सेलर होगा और कौन होगा? बायर होगा। सेलर क्या कर रहा होगा? सेल कर रहा होगा। और बायर क्या कर रहा होगा? बाय कर रहा होगा। तो बायर मींस अ पर्सन हु बाइज द गुड, सेलर मींस अ पर्सन हु सेल्स द गुड। एक ही इंसान सेलर और बायर दोनों हो सकता है? द आंसर इज नो। मैं अपने आप को ही कुछ भी बेच नहीं सकता। दूसरी चीज बोली गई भाई सेलर एंड बायर के अलावा होना चाहिए भाई दूसरी चीज दैट इज नोन एज गुड्स। एंड गुड्स का मतलब होता है ऑल मूवेबल आइटम एक्सेप्ट मनी एंड एक्शनेबल क्लेम। तीसरी चीज बोली गई भैया वहां पे होना चाहिए प्राइस। प्राइस का मतलब होता है क्या? मनी कंसिडरेशन। क्या होता है बेटा? मनी कंसिडरेशन। मतलब जहां पैसा होगा वहीं पर ही प्राइस होगा। क्या ऐसा हो सकता है सर कि मैं आपको गुड्स दूं और बदले में आपसे गुड्स लूं, क्या ये प्राइस पे करना होगा? नहीं, इसे बोलते हैं बार्टर। इसे क्या बोलते हैं? बार्टर। देयर मस्ट बी अ मनी कंसिडरेशन। पैसे का इन्वॉल्वमेंट होना वहां पे जरूरी है। सर अगर ऐसा कर दिया कि मैंने आपको पैसा दिया और मान लीजिए आपसे गुड्स लिया और थोड़ा सा गुड्स और दे दिया, जैसे ऐसा बोल देते कि मैंने आपसे मोबाइल लिया बदले में एक दूसरा मोबाइल दिया, आपसे एप्पल लिया बदले में सैमसंग दिया, ऊपर से 10,000 रुपए और दे दिया। तो भाई मैंने मोबाइल के बदले मोबाइल दिया और ऊपर से थोड़ा सा पैसा दे दिया, तो सर क्या यहां पर प्राइस माना जाएगा? द आंसर इज यस। अगर छोटा सा भी मनी इन्वॉल्वमेंट है तो वो क्या माना जाएगा दोस्तों? प्राइस माना जाएगा। एंड लास्ट थिंग जो कि वहां पर होना चाहिए दोस्तों दैट इज एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ठीक है, जिसके अंदर आप इलीगल गुड्स को ना बेचे, अफीम गांजा कोकीन हीरोइन इनका काम ना करें, ठीक है। तो ये सारी चीजें वहां पर होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जब भी अपन गुड्स की बात करेंगे तो गुड्स के अंतर्गत जब सेल्स की बात करेंगे तो सेल्स में जो है ओनरशिप का ट्रांसफर होना जरूरी होता है। अब ओनरशिप को ही अपन एक नाम से जानते हैं, उसका नाम है प्रॉपर्टी। और अगर अपन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की बात करें तो इसमें दो प्रकार की प्रॉपर्टी के बारे में बात होती है। एक होता है दोस्तों दैट इज नोन एज हमारी जनरल प्रॉपर्टी और एक होती है स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। जो जनरल प्रॉपर्टी होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? ओनरशिप। और जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है उसे अपन क्या बोलते हैं? पोजेशन। तो किसी भी एलिमेंट, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कितनी चीजें होनी चाहिए दोस्तों? सबसे पहली चीज होनी चाहिए बायर एंड सेलर, दूसरा होना चाहिए गुड्स, तीसरा होना चाहिए प्राइस, चौथा होना चाहिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और पांचवा होना चाहिए एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जहां ये सारी बातें पूरी हो गई अपन बोल सकते हैं कि भाई वहां पर क्या है? सेल। वहां पर क्या है बताइए? सेल। क्या ये बात समझ में आई आपको? पक्का? अच्छे से चलिए। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की बात की जाए दोस्तों तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बेसिकली दो चीजें होती है। एक को अपन बोलते हैं सेल, एक को बोलते हैं अग्रीमेंट टू सेल। एक होता है सेल और एक होता है अग्रीमेंट टू सेल। जो सेल होता है भाई उसमें होती है इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। अब बीच अगर मैं आपको गुड्स का ओनरशिप दे रहा हूं तो ये क्या है? सेल। और अगर मैं ओनरशिप ट्रांसफर करूंगा कुछ समय के बाद, करूंगा कब? कुछ समय के बाद, इसे अपन क्या बोलेंगे? अग्रीमेंट टू सेल। लाइक मैं बोल रहा हूं भाई अभी ये मोबाइल लेकर के जाओ, आज से तुम्हारा हुआ, तो ये क्या हो गया? सेल। मैंने बोला भाई तुमने मुझे पूरे पैसे नहीं दिए, जब तक पूरा पैसा नहीं दोगे मोबाइल तुम्हारा नहीं होगा, तो जब पैसा दोगे तब मोबाइल तुम्हारा होगा। इसे अपन बोलेंगे अग्रीमेंट टू सेल।
क्या ये बात समझ में आई? पक्का? सेल और अग्रीमेंट टू सेल, इनका डिफरेंस बिटवीन आपको समझना कंसेप्चुअली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो भाई जो सेल होता है और अग्रीमेंट टू सेल होता है, उसमें जो सेल है, सेल इज अ एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। सेल कैसा कॉन्ट्रैक्ट है? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है। और जो अग्रीमेंट टू सेल है वो है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। कैसा कॉन्ट्रैक्ट है? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। जो सेल होता है दोस्तों, इसके अंतर्गत ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, और जिसके पास भी ओनरशिप जाती है उसी के पास ही रिस्क भी जाता है। जिसके पास ओनरशिप जाती है उसी के पास ही रिस्क भी जाता है। तो सेल के अंतर्गत ओनरशिप है किसके पास? बायर के पास। सेल में ओनरशिप है किसके पास? बायर के पास। तो रिस्क भी किसके पास है? बायर के पास। लेकिन अग्रीमेंट टू सेल में अभी ओनरशिप ट्रांसफर हुई नहीं है, इसीलिए अभी ओनरशिप बायर के पास गई नहीं है। इसीलिए अग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप किसके पास है? सेलर के पास। तो रिस्क भी किसके पास है? सेलर के पास। नेक्स्ट थिंग अपन ने समझा था भाई यहां पर कि भाई जो भी हमारी ओनरशिप होती है वो सेल में तुरंत ट्रांसफर हो जाती है, अग्रीमेंट टू सेल में ट्रांसफर होती है थोड़े समय के बाद। अगर कोई भी प्रकार का नुकसान होगा सेल में तो कौन बियर करेगा? बायर। और अगर मान लीजिए अग्रीमेंट टू सेल में होगा तो कौन बियर करेगा? सेलर। ओके, अगर अपन बात करें सेल के केस में तो आपके पास होता है दोस्तों जस्ट इन रैम। क्या होता है? जस्ट इन रैम। आज अगर ये गुड्स की बात की जाए, ये गुड्स की ओनरशिप मेरे पास है, तो ये गुड्स के ऊपर अधिकार भी मेरा है। क्या मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूं? क्या मैं इसे तोड़ सकता हूं? क्या मैं इसे फोड़ सकता हूं? क्या मैं आपको फेंक के मार सकता हूं? यस बोलो बेटा। नो सर, वेरी गुड। तो अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो भाई ये गुड्स मेरे हैं, मुझे जो भी करना होगा मैं इन गुड्स के साथ कर सकता हूं, क्योंकि ये गुड्स क्या ऊपर मेरा अधिकार है। जितना इस गुड्स पर मेरा अधिकार है उतना किसी और का नहीं है। इस कंसेप्ट को अपन क्या बोलते हैं? जस्ट इन रैम। क्योंकि 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 ओनरशिप मेरे पास है तो मेरे पास जस्ट इन रैम है। बट अग्रीमेंट टू सेल में जस्ट इन रैम मेरे पास नहीं होता, मेरे पास होता है जस्ट इन पर्सोनम। सर जस्ट इन पर्सोनम मतलब आज ओनरशिप मेरे पास नहीं है इसलिए मैं गुड्स के पूरे मजे नहीं ले सकता, लेकिन सामने वाले ने मेरे साथ गलत किया, क्या मैं उसे पर्सनली लाइबल कर सकता हूं? यस सर। तो इसलिए मेरे पास क्या होता है बेटा? जस्ट इन पर्सोनम। क्या ये बात समझ में आई? चलिए, अगर ये गुड्स मेरे हैं तो क्या मैं इसे आगे बेच सकता हूं? लेकिन सेल में ओनरशिप बायर के पास है, मतलब गुड्स भी बायर के हैं तो बायर आगे बेच सकता है। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में गुड्स बायर के नहीं होते, किसके होते हैं? सेलर के, तो वो आगे बेच नहीं सकता। ओके, अगर अपन बात करें इंसॉल्वेंसी को लेकर के, तो अगर सेलर इंसॉल्वेंट हो जाता है और केस है कौन सा? सेल का। तो सेल का केस है मतलब ओनरशिप किसके पास है? बायर के पास है। तो अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल सेलर क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया, और गुड्स किसके पास है? बायर के पास है। तो सेलर अगर बोलता है भाई मुझे गुड्स चाहिए बायर से, तो क्या बायर कभी गुड्स देने वाला है? नो सर, क्योंकि गुड्स किसके हैं? बायर के। क्या ये बात समझ में? लेकिन अग्रीमेंट टू सेल में अगर सेलर इंसॉल्वेंट हो जाए और बायर के पास अगर मान लीजिए गुड्स हैं, बायर के पास क्या है? गुड्स हैं, बायर के पास क्या नहीं है? ओनरशिप नहीं है। तो अगर अब कौन इंसॉल्वेंट हो जाए? सेलर। और सेलर बोले भाई मुझे मेरे गुड्स चाहिए, क्या उसको मिलेंगे? यस सर। क्या ये बात समझ में? पक्का। चलिए, फिर अपन एक डिस्टिंक्शन पढ़ा था बिटवीन सेल एंड बेलमेंट। मुझे बताइए कहां पर ओनरशिप ट्रांसफर होती है? सेल। और कहां पे सिर्फ शरीर ट्रांसफर होता है? बेलमेंट। कहां पर आपको गुड्स को वापस देना पड़ता है? बेलमेंट। कहां देने की जरूरत नहीं है? सेल। कहां पर कंसिडरेशन होना अनिवार्य है? सेल। कहां पे हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है? बेलमेंट। फिर हमने बात किया था कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर एंड सेल। कई बार ऐसा होता है कि मैं आपको गुड्स देता हूं, लेकिन उस गुड्स में गुड्स की वैल्यू कम है और मेरी खुद की सर्विसेज की वैल्यू ज्यादा है। एग्जाम्पल के नाम पर आपने कोचिंग क्लासेस ज्वाइन किया, आपने बहुत बड़ा अमाउंट हमारे को यहाँ पर पे किया है, उसके बदले हम आपको लेक्चर्स भी देते हैं और हम आपको बुक्स भी देते हैं। तो मुझे बताइए क्या हमने जो आपसे पैसा लिया है वो बुक्स का ज्यादा लिया कि लेक्चर का? लेक्चर्स की बुक्स, लेक्चर्स की बुक्स, लेक्चर्स। हमने आपसे लेक्चर्स का पैसा ज्यादा लिया, बुक्स का पैसा नहीं लिया। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि कई बार इंसान क्या करता है, गुड्स और सर्विसेज बंडल में देता है और उसके अंदर वो आपसे पैसा ज्यादा कई बार किसका लेता है? सर्विसेज का। तो वहां पर आपको लड़ाई सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में नहीं करनी, वहां आपकी लड़ाई होगी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। किसमें लड़ाई होगी? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। एग्जाम्पल के नाम पे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, सर्विसेज के ज्यादा पैसे देते हो कि गुड्स के? होटल में खाना खाने जाते हो तो सर्विसेज के पैसे देते हो कि खाने के? खाने के कि सर्विसेज के? सर्विसेज की खाना? सर्विसेज के बेटा।
इसीलिए ही वही पनीर की सब्जी ढाबे में 150 की है, 3 स्टार होटल में 350 की है और 5 स्टार होटल में 750 की है। क्यों? क्योंकि भाई जितना आप अपने आप को अपग्रेड करेंगे तो सर्विसेज है। ढाबे में तुमको तुम्हारी साइकिल पार्क खुद ही करनी पड़ती है। 5 स्टार होटल में साइकिल से उतरते तो पीछे एक इंसान आ जाता है, सर हम साइकिल को रख के आ जाएंगे, तो वहां वैले पार्किंग आपको मिलती है, यहाँ पे नहीं मिलती। यहाँ दरबान खुद दरवाजा खोलता है, आप वहां खड़े होते हैं तो आपके लिए कुर्सी को खिसकाया जाता है, आप खड़े होते हैं फिर कुर्सी को धकेल करके आपको बैठाया जाता है। बट ऐसे मजे आपको ढाबे में नहीं मिलेंगे। आप वेटर को बोलते हैं भाई भाई, वो आपको सुनता भी नहीं बेटा, खुद आपको अपना क्या रुमाल निकाल के सब पोंछना पड़ता है, बैठना पड़ता है। तो ढाबे में आपको कोई सर्विसेज नहीं मिलती, इसलिए वहां की रेट कम है। गेटिंग अप माय पॉइंट। लेकिन सब्जी की क्वांटिटी लगभग सब जगह सेम ही है। तो एक्चुअली में आप 5 स्टार होटल में जाते या किसी भी जगह पर जाए, आप सर्विसेज के लिए जाते हैं, आप कभी खाने के लिए नहीं जाते। गेटिंग अप माय पॉइंट। सबसे बकवास खाना 5 स्टार होटल का और सबसे अच्छा खाना ढाबे का। भाई धूल ना हो बेटा देश की मिट्टी का तो मजा ही ना आए बेटा। जब तक कार्बन ही कार्बन ना हो, ट्रक का और डीजल का आए ना स्वाद, तो बेटा मजा ही ना आए। तो ऑब्वियस सी बात है। तो आपको क्या होगा भाई, 5 स्टार होटल का खाना अपन को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि वो फॉरेनर्स के हिसाब से बनाते हैं, वो लोग कम तीखा कम मिर्च मसाले का बनाते हैं। लेकिन अपन को चाहिए ढाबे वाला बेटा, एकदम तड़के के ऊपर डबल तड़का ताल चाहिए अपन को। तो ऑन दैट बेसिस कहीं ना कहीं ये एक डिफरेंस क्रिएट होता है। आइए अब नेक्स्ट चीज, अगर मान लीजिए मैं आपको आपके सामने एक पेंटिंग बनाऊं आप ही की बेटा, और वो पेंटिंग बना करके अगर मैं आपको दूं, तो मुझे बताइए वहां पे पेन पेंसिल जो पेपर मैंने यूज किया उसकी कीमत ज्यादा है कि जो आर्ट मैंने किया उसकी कीमत ज्यादा है? आर्ट मैंने किया। तो इसीलिए कई जगहों पर सर्विसेज की कीमत ज्यादा होती है, गुड्स की कीमत कम होती है। भले ही उसमें गुड्स भी इन्वॉल्व है, लेकिन सर्विसेज की कीमत ज्यादा है, इसीलिए अपन उसे डालते हैं कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। किसमें डालते हैं? कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। मतलब रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, रेस्टोरेंट में कोई लफड़ा हो गया, क्या सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की मदद ले सकते हो? नो सर। कोचिंग पढ़ने आए, कोई लफड़ा हो गया, क्या सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की मदद ले सकते हो? नो सर। अगर मान लीजिए आपने मुझसे पेंटिंग कराया है और मैंने आपको पेंटिंग बना के दी, आपको पसंद नहीं आई, आप बोल रहे हो केस करूंगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में, क्या केस कर सकते हो? नो सर। लेकिन होटल गए, खाना पैक करा के घर लेकर के आके खाना खा रहे हो, क्या यहां पर आप सर्विसेज के मजे ले रहे हो कि खाने के? तो ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में आएगा कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क है? क्योंकि यहां पे मेन कीमत है गुड्स की। जो बच्चा ऑनलाइन में मेरी क्लासेस कर रहा है, मुझे बताओ, वो यहाँ पे पैसा जो दे रहा है, तो वो बेसिकली किसका दे रहा है? प्रोडक्ट का। वो सर्विसेज कुछ नहीं मिल रहे। नाटक क्लासेस के एसी उसके लिए नहीं चल रहे, नाटक क्लासेस के यहाँ पे उसके लिए एम्प्लॉइज काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सर उसको फेस टू फेस नहीं पढ़ा रहे। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर वो जो मैंने पेन ड्राइव, वो गूगल ड्राइव उसको बेची है, वो मैंने उसको प्रोडक्ट दिया है, उसको सर्विसेज नहीं दिया है। गेटिंग अप माय पॉइंट। अगर मान लीजिए आपने बनी बनाई कोई पेंटिंग खरीदी है, तो वो क्या है? गुड्स की सर्विस। गुड्स की सर्विस। तो अगर इन केसेस में लड़ाई होगी, तो आप कहां पे लड़ाई करोगे? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में। क्या ये बात समझ में आई दोस्तों? पक्का। नेक्स्ट कंसेप्ट है सेल एंड हायर परचेज। हायर परचेज नाम से ही समझ में आ रहा है, किराए पे लिया था और बाद में अपन ने परचेज कर लिया, उस कंसेप्ट को अपन क्या बोलते हैं बताइए? हायर परचेज। अब सेल्स और हायर परचेज में क्या डिफरेंस है? तो सेल जो है भाई उसमें तुरंत ही ओनरशिप पास हो जाती है, हायर परचेज में पास होगी लास्ट इंस्टॉलमेंट में। जो बायर होता है भाई वो ओनर ऑफ द गुड्स होता है, बट यहाँ पे बायर जो है ओनर नहीं होता, वो होता है हायरर। क्या होता है बेटा? हायरर। यहाँ पे बायर जो है, क्योंकि सेल हो गई तो कभी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ नहीं सकता, लेकिन हायर परचेज में अपन ने किराए पे लिया तो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा जा सकता है। अगर मान लीजिए भाई यहाँ पर अगर मेरे पास सेल है तो मैं अपने गुड्स को किसी और को ट्रांसफर कर सकता हूँ, बट हायर परचेज में मैंने किराए पे लिया तो मैं किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता। किसी को सेल करना है तो सेल भी नहीं कर सकता। समझ में है? पक्का। चलिए अब बात करेंगे मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ गुड्स। अलग अलग प्रकार के गुड्स होते हैं दोस्तों। वैसे गुड्स की डेफिनेशन अपन को याद करनी है। गुड्स क्या होता है? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल आइटम, every kind of movable item other than money and actionable claim, and includes stock, shares, growing crops, grass, things attached to or forming part of land. वापस से पढ़ेंगे. What is goods? Goods means every kind of movable property other than money and actionable claim, and includes stock, shares, growing crops, grass, and things attached to or forming part of land, which are agreed to be served before sale or under a contract of sale. Very good.
अगर अपन बात करें टाइप्स ऑफ गुड्स की तो अलग अलग प्रकार के गुड्स होते हैं दोस्तों। गुड्स के अंतर्गत होते हैं 3 प्रकार के गुड्स। पहला गुड्स होता है हमारा दैट इज नोन एज कौन सा गुड्स, एग्जिस्टिंग गुड्स। दूसरा होता है फ्यूचर गुड्स। तीसरा होता है कंटिंजेंट गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स मतलब एक ऐसा गुड्स जो कि अभी एग्जिस्ट करता है, किसके पास, सेलर के पास। किसके पास, सेलर के पास। तो सेलर के पास जो गुड्स एग्जिस्ट करता है उसे अपन क्या बोलते हैं, एग्जिस्टिंग गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अनअसर्टेन, असर्टेन, स्पेसिफिक। पहला होता है अनअसर्टेन, असर्टेन, स्पेसिफिक। अनअसर्टेन गुड्स मतलब these are the goods which are not identified, which are not identified and agreed upon at the time of contract of sale. अगर अपन बात करें दोस्तों कौन सा, ascertain goods, these are the goods which become ascertain subsequent to the formation of contract of sale. And last one हो जाता है specific goods, these are identified and agreed upon at the time of contract of sale. फिर होता है फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स मतलब दोज गुड्स जो कि आगे जाकर के बनाए जाएंगे। these are not in existence, these are not in existence, these are not in existence at the time of contract of sale. These are to be manufactured or produced or acquired by the seller after the contract of sale. A contract to sell future goods is always agreement to sell. Next है हमारा contingent goods. These are the goods the acquisition of which by the seller depends upon some contingency which may or may not happen. हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट अपन ने बात किया था दोस्तों that is about the goods perishing before making of contract के बारे में। कई बार गुड्स जो हो जाते हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट बनाने के पहले क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए भाई मैं आज दोपहर को कड़ी धूप में राहुल के पास गया, उनका सीमेंट का बहुत बड़ा बिजनेस है, यहीं छत पे ही चलता ऊपर। मैं गया, मैंने बोला बॉस सीमेंट देखनी है। उन्होंने दिखाई मुझे 1000-2000 बोरियां। मैंने कहा 100 बोरियां पैक कर दो। उन्होंने बोला ठीक है सर, आइए नीचे बैठते हैं, बहुत ही गर्मी है। हम नीचे आए, तब तक बेटा ऊपर का टेम्परेचर किसी ने हिला दिया। अचानक से आंधी तूफान और बारिश में पूरा माहौल बदल गया। और वो जो बारिश के पानी के कारण पूरी बोरी जो सीमेंट की हमने निकाली थी वो क्या हो गई, खराब हो गई। अब हम दोनों यहाँ बैठ करके ऑफिस में क्या कर रहे हैं, बातें कि भाई मैं बोरी में कितने में खरीदूंगा, ये कितने में बेचेंगे। अब हम लोग जिस बोरियों के बारे में बातें कर रहे हैं वो बोरियां क्या हो चुकी है, खराब हो चुकी है। मतलब जिस कॉन्ट्रैक्ट को अपन बना रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट सही है कि गलत है, वैलिड है कि वॉइड है, वैलिड है कि वॉइड है। वॉइड बाद में हुआ कि शुरुआत से ही गलत है, शुरुआत से, क्योंकि जिस चीज के बारे में बात कर रहे हो तो खराब हो चुकी है। तो इसका मतलब है यहाँ पे हो जाएगा वॉइड अग्रीमेंट। क्या हो जाएगा, वॉइड अग्रीमेंट। तो अगर कोई स्पेसिफिक गुड्स का अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो वॉइड हो जाता है। अगर कोई स्पेसिफिक गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है। अगर मान लीजिए आपने वो जो गुड्स है वो गुड्स स्पेसिफिक होना चाहिए, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज वो खराब हो जाने चाहिए। क्या हो जाने चाहिए बताइए, खराब हो जाने चाहिए। और इसके बारे में सेलर अवेयर ना हो, तो ऐसे केस में जो अग्रीमेंट बनाया होगा वो अग्रीमेंट कैसा हो जाएगा, वॉइड। क्या ये बात समझ में आई, पक्का। चल मैं गया फॉर एग्जांपल, मान लीजिए भाई मिस्टर राज के पास, मिस्टर राज का घोड़ों का बहुत अच्छा बिजनेस है बेटा, राज हॉर्स कंपनी। अब इनके पास मैं गया, मैंने कहा साहब मुझे हॉर्स चाहिए। बोले ठीक है सर मिल जाएगा, जो चाहिए आप ले जा सकते हैं। मेरे को एक हॉर्स पसंद आ गया, मैंने उसको बाहर निकाला, मैंने कहा यही वाला चाहिए। तो बोला ठीक है सर ले जा लो, लेकिन मैंने कहा एक बार हॉर्स से भी तो पूछ लो क्या वो मेरे साथ चलने को तैयार है या नहीं। तो इन्होंने बोला सर एक काम करते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है कि हॉर्स को कई बार जमता नहीं है, तो एक काम करो आप 3 दिन के लिए 4 दिन के लिए लेके जाओ। अगर आपको और इसका जम गया तो रख लेना, नहीं जमा तो वापस कर देना। तो मैं इनसे क्या लेकर के गया हूं बताइए, हॉर्स लेकर के गया हूं, 3 दिन के लिए लेके गया हूं। 3 दिन में पसंद आएगा तो रखूंगा, वरना वापस कर दूंगा। मुझे बताइए ये केस क्या है, सेल की अग्रीमेंट टू सेल? अग्रीमेंट टू सेल, क्योंकि ओनरशिप अभी ट्रांसफर हुई नहीं है, आगे जाकर के होगी। अब मुझे बताइए ऐसे केस के अंतर्गत हॉर्स जो है वो क्या हो गया, मैंने इन्हें फॉर एग्जांपल मतलब मैं ले लिया। अब यहाँ पे हॉर्स जो है वो उसकी डेथ हो जाती है 3 दिन में ही। अब यहाँ पर डेथ हो गई तो इसका मतलब है क्या वो हॉर्स मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। अच्छा जो हमने ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया था ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा कि वॉइड हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। अच्छा ये कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग से ही वॉइड है कि बाद में वॉइड हुआ, बाद में वॉइड हुआ। तो क्या बोल दिया गया है कि अगर मान लीजिए भाई कॉन्ट्रैक्ट टू सेल मस्ट बी एन एग्रीमेंट टू सेल एंड नॉट एन एक्चुअल सेल, must be for specific goods, must perish after agreement to sell and get perish or damage without any wrongful act। तो ऐसे केस में जो agreement to sell जिसे अपन contract भी बोल सकते हैं वो क्या हो जाता है, void। कोई भी डाउट दोस्तों, पक्का अच्छे से चले। नेक्स्ट कंसेप्ट पर आते हैं प्राइस ऑफ द गुड्स। व्हाट इज दिस प्राइस ऑफ द गुड्स? बेटा जब भी आप गुड्स को खरीदते हैं तो आपको क्या पे करना पड़ता है,
प्राइस पे करना पड़ता है, वही प्राइस जो मनी कंसिडरेशन आप पे करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, प्राइस ऑफ द गुड्स। अभी जो प्राइस ऑफ द गुड्स होता है ये फिक्स करा जाता है तीन तरीकों से, या तो फिर इट हैज टू बी फिक्स बाय द कॉन्ट्रैक्ट, या तो भी इट मे बी लेफ्ट टू बी फिक्स इन एनी अग्रीड मैनर, या इट मे बी डिटरमाइंड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन दी पार्टीज। इन तीनों में से कोई भी तरीके से आप प्राइस को फिक्स कर सकते हैं। एक चीज याद रखना, प्राइस को फिक्स करना जरूरी नहीं है, याद रखना प्राइस को फिक्स करना जरूरी नहीं है, लेकिन प्राइस को फिक्स करने के तरीके को फिक्स करना जरूरी है। भाई प्राइस फिक्स नहीं किया तो भी चलेगा। आप मान लीजिए भाई मेरे कोई रिश्तेदार के, आप फॉर एग्जांपल आप मेरे कोई रिश्तेदार लगते हैं, या रिश्तेदार के दोस्त या कोई तो भी XYZ लगते हैं, आप मेरे पास आएंगे और बोलेंगे साहब आपकी फीस कितनी है, तो मैं क्या बोलूंगा, अरे बेटा देख लेंगे, आप तो अभी पढ़ाई करना चालू करो। तो आप यहाँ पे एडमिशन ले लियो, आपका एडमिशन क्या है, वैलिड है, बट अभी अपन ने किसकी बात नहीं की है, प्राइस की बात नहीं किया। मैं कहा प्राइस की बात मैं उनसे कर लूंगा, उनकी और मेरी रिश्तेदारी है तो जो होगा अपन देख लेंगे। तो मैंने प्राइस फिक्स नहीं किया, लेकिन प्राइस को फिक्स करने का तरीका फिक्स कर दिया कि चलो ठीक है भाई मैं आपसे प्राइस अभी बता नहीं रहा हूं, मैं उनसे बात कर लूंगा, जो हम लोग आपस में तय करेंगे दैट विल बी द प्राइस। तो इससे प्राइस को अलग तरीके से भी फिक्स किया जा सकता है। अब कई बार क्या हो जाता है, अगर प्राइस को अपन ने किसी भी तरीके से फिक्स नहीं किया तो क्या होगा, तो ऐसे केस में यू हैव टू पे रीजनेबल प्राइस, एंड रीजनेबल प्राइस नीड नॉट बी मार्केट प्राइस। वो रीजनेबल प्राइस मार्केट प्राइस हो जरूरी नहीं है। इसके बाद बोला जाता है कि भाई अगर हमने प्राइस को फिक्स नहीं किया, ठीक है, तो क्यों फिक्स नहीं किया, क्योंकि हमने ऐसी बातचीत की थी कि प्राइस को फिक्स करेगा थर्ड पार्टी। प्राइस को कौन फिक्स करेगा, थर्ड पार्टी। मान के चलते कि भाई फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि भाई मुझे क्या चाहिए, मुझे मोबाइल बेचना है अपना, ठीक है। अब मैं गया अर्चित के पास, मैंने कहा भाई मुझे मेरा मोबाइल बेचना है। बोले सर मेरे को भी मोबाइल खरीदना ही था, बताओ आप कितने में बेचोगे। मैंने कहा यार आप खरीद रहे हो तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कितना बताऊं, क्योंकि मुझे डर लग रहा है कहीं मैंने ज़्यादा बोल दिया, इन्हें बुरा लग गया तो। मैं कहा आप ही बताओ, इन्हें भी शर्म आ रही है, बोले यार कम बोल दिया सर को बुरा लग गया तो। अब हम लोग ने सोचा कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे राज के पास फॉर एग्जांपल, और राज क्या करेगा भाई, वो हमें बताएगा कितने में हमें खरीदना है। अब मैं राज के पास गया, मैंने बोला भाई राज बताओ यार ये मोबाइल कितने में बेचा और खरीदा जा सकता है। अब राज को भी यहाँ पे लग रहा है कि दोनों भाई कहीं ना कहीं जान पहचान के हैं, कोई भी प्राइस बोलूंगा एक ना एक के खिलाफ जाएगा और कोई ना कोई बुरा मान जाएगा। तो राज ने प्राइस फिक्स करने से मना कर दिया। मतलब हमारी तो पूरी डिपेंडेंसी किस पे थी, राज के ऊपर, और राज ने प्राइस फिक्स करने से मना कर दिया। अब क्या होगा, तो बोला जाता है कि पहले तो ये देखना पड़ेगा कि क्या मैंने अर्चित को ओनरशिप ट्रांसफर की है कि नहीं की। अगर मैंने अर्चित को ओनरशिप ट्रांसफर नहीं किया तो इसका मतलब है कि फिर मुझे पे करना पड़ेगा फिर अगर मान लीजिए मैंने अगर ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया होगा, मतलब अब तो मुझे मोबाइल मिलेगा नहीं, तो मैं अर्चित से लूंगा प्राइस। कौन सा प्राइस, रीजनेबल प्राइस। और अगर मान लीजिए मैंने अर्चित को मोबाइल की ओनरशिप अभी दी नहीं है, सिर्फ दे दिया कि भाई तू यूज कर, राज जो प्राइस फिक्स करेगा अपन उसमें बात मान लेंगे, अभी के लिए अपने पास रख ले, और ओनरशिप लेकिन आज भी मेरी है। अब राज ने मना कर दिया, राज ने मना किया, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि अर्चित से बोल सकता हूँ देखो भाई मोबाइल तो मेरा ही है, वापस कर दो मोबाइल। अब बैठो एकदम बताओ, मन की बात बताओ, तुम कितने में खरीदोगे, मैं बताता हूँ मैं कितने में बेचूंगा। बोला साहब 50,000। मैंने कहा मेरा मन 60 का था, चल 55 में डन। तो बोले हाँ सर डन। तो हमने किस में डील कर लिया, 55 में। मतलब अगर मैंने सेल कर दी होगी और इन्होंने प्राइस फिक्स नहीं किया, मैंने सेल कर दी होगी लेकिन प्राइस फिक्स नहीं किया, तो ये क्या पे करेंगे, रीजनेबल प्राइस। और अगर हमने सेल नहीं किया होगा और इन्होंने प्राइस फिक्स नहीं किया, तो ऐसे केस में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइड। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, वॉइड। तो क्या बोला, द अग्रीमेंट टू सेल बिकम void if such agreement provides that price is to be fixed by the valuation of third party and such third party cannot or does not make such valuation। क्या ये बात समझ में आई आपको, पक्का, अच्छे से। चलिए अब जब भी दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत ना